1.6 Industry. Industry primarily refers to all such business activities concerned with production, raising or processing of goods and services. इंडस्ट्री का मतलब वो होता है कि वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोडक्शन हो, एक्सट्रैक्शन हो, रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग हो, वो सब जो काम करता है, वो सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको हम इंडस्ट्री बोलेंगे। इट प्रोसेसेस रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जो अभी आधे ही तैयार हुए होते हैं, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, उन सबको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। Extracting raw materials from earth's surface, manufacturing goods and commodities, producing crops, fish, flowers, etc., constructing buildings, dams, roads, etc., are all examples of industry. These activities are called industrial activities, and the units engaged in these activities are known as industrial enterprises. जो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना अर्थ सरफेस के अंदर से, गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना एंड एक्सेट्रा, उन सबको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। और ये काम जो करती है, जो यूनिट्स करती है, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। However, in a broader sense, provision of services like banking, insurance, transport also form part of industry known as tertiary industries. जो प्रोविजनल सर्विसेज, जो सर्विसेज है जैसे कि इंश्योरेंस, टिकटिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, उन सबको भी हम इंडस्ट्री बोलेंगे। वो भी एक इंडस्ट्री का पार्ट ही है, लेकिन उसको बोलेंगे टेरिटरी इंडस्ट्रीज। Classification of industries. Before classifying industry on the basis of nature of activity, let us have a broad idea of different approaches of its classification. इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन अलग अलग अप्रोचेस से, अलग अलग वेज से, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, वो कैसा काम करते हैं उसके बेसिस पे। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टियरी इंडस्ट्रीज। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब कैसे गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एंड प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जैसे कि जिसको डायरेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकें, हम हमारे यूज़ में डायरेक्टली आ सकें। और प्रोड्यूसर्स गुड्स वो और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसको प्रोड्यूस कर लिया होता है, जो मैन्युफैक्चर हो गए होते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते उसको, और अभी मैन्युफैक्चर होना बाकी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैवी इंडस्ट्रीज मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ हो उसको हैवी इंडस्ट्रीज बोलेंगे, और जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हुआ होगा उसको लाइट इंडस्ट्रीज बोलेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटी, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हुआ हो, या फिर जो उसके जो प्रोड्यूस मतलब गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। और जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होते हैं जिसमें प्रोड्यूस जो गुड्स और सर्विसेज जो मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो बहुत हाई लेवल पे, जैसे कार्स, कंप्यूटर्स, कैमराज एक्सेट्रा, वो सब हाई लेवल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हुई। Primary industries. Primary industries refers to the activities of extraction of natural resources like coal, oil, minerals, etc. प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो उसको रिफर करते हैं, वो होती है जो रॉ मटेरियल्स को हमारे अर्थ के सर्फेस में एक्सट्रैक्ट करती है, रॉ मटेरियल्स को निकालती है। जैसे कि कोल, ऑयल, मिनरल्स। जो कोल, ऑयल, मिनरल्स है वो ऐसे अवेलेबल नहीं है, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ज़मीन में से, अर्थ की ज़मीन में से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं। and reproduction and development of living organisms like plants and animals. Primary industries can be categorized as extractive and generating industries. Primary industry भी दो कैटेगरी में है, extractive industry और generating industry. You must have heard about ONGC. It is a company that extracts oil and natural gas from the earth. ONGC के बारे में तो सबने सुना होगा। वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे अर्थ के सरफेस में से ऑयल और नेचुरल गैस निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है। Similarly, we have farmers growing crops, business houses engaged in extracting raw materials, minerals from earth, extracting materials from forest for further processing, extracting items from sea like fish, crab, prawn, seafoods, etc. All these are examples of extractive
industries. Have you seen poultry farms or apple orchards or nurseries? All these are industry engaged in rearing and breeding animals and birds and growing plants or flowers for sale are known as generating industries. जो इंडस्ट्रीज जो होती है, जो पोल्ट्री फार्म, एप्पल ऑर्चर्ड, नर्सरीज वो सब चलाती है, जैसे प्लांट्स ग्रो करना और उसको बेचना या फिर एनिमल रियरिंग करना, वो सारी इंडस्ट्रीज है, उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज बोलेंगे. Nowadays, genetic industries are growing in number, which include horticulture, growing fruits and vegetables, floriculture, growing flowers, dairy farming, poultry farming, pisciculture, breeding fish. जेनेटिक इंडस्ट्रीज की भी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग टाइप है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर में वो होता है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं. फ्लोरिकल्चर में होता है कि फ्लावर्स ग्रो करते हैं. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग. पिसिकल्चर में होता है कि फिश को ब्रीड करते हैं, फिश को पकड़ते हैं और फिश को बेचते हैं. नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर नॉर्मली यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स. प्राइमरी इंडस्ट्री में वो होता है कि हम रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री में से रॉ मटेरियल जो हमने निकाला है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज होता है फिनिश्ड गुड्स तैयार करने में. एंड इट इज़ द सेकेंडरी इंडस्ट्री दैट यूजेस प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड इट्स रॉ मटेरियल्स. The activities of secondary industries may be of manufacturing or construction. Manufacturing industries are engaged in producing finished goods out of raw materials or semi-finished goods. जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में जो काम होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, वो है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की. जो फिनिश गुड्स जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज यूज टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल. जो कॉटन है, जो हम फार्म में से जो कॉटन लेकर आते हैं, वो रॉ मटेरियल उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री. दूसरा है टिम्बर टू प्रोड्यूस फर्नीचर. जो टिम्बर होता है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं. बॉक्साइट टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम. द इंडस्ट्रीज एंगेज इन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम, ब्रिजेस, रोडवेज, रेलवेज, कैनल्स, टनल्स एक्सेट्रा आर नोन एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन करती है, बिल्डिंग्स बनाती है, कैनल्स बनाती है, रोडवेज बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम्स बनाती है, उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. They make use of products of other industry and construct different types of structure as per the requirement of the customers. वो दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट यूज करके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर वो अलग अलग चीज़ें कंस्ट्रक्ट करती है. नेक्स्ट है टेरिटरी इंडस्ट्रीज. These industries are basically concerned with generating or processing of various services and facilitate the functioning of primary industries and secondary industries as well as activities of trade. ये इंडस्ट्री जो टेरिटरी इंडस्ट्री है वो कुछ ना प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल ना वो एक्सट्रैक्ट करती है, रॉ मटेरियल ना मैन्युफैक्चर करती है, ना कंस्ट्रक्ट करती है, ना प्रोड्यूस करती है, नथिंग. वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है. दिस इंक्लूड सर्विस. वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो होती है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे इसके अलावा भी कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, बहुत कुछ. फिल्म इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट टू द इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूसेस फिल्म्स. टूरिज्म इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स सर्विस टू इंडिविजुअल by facilitating their travel, booking of tickets and hotel rooms etc. are also included in this category. जैसे जो फिल्म इंडस्ट्री, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो मूवीज़ बनाती है और भी बहुत कुछ करते हैं, शोज़ लाते हैं टीवी पर, वो सब एंटरटेन करते हैं और वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिस्ट इंडस्ट्री. जब हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तब हमें टूरिस्ट गाइड मिलता है, वो हमारी जो ट्रैवल है उसको और फैसिलिटेट करता है अपनी सर्विसेज देकर. Manufacturing industries may be divided further into following categories. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो और भी कैटेगरी में डिवाइड हुई है. सबसे पहला एनालिटिकल इंडस्ट्रीज. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स by analyzing and separating different elements from the same product. जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री में मतलब वो होता है कि कोई हमने एक प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करा, उसके अंदर से अलग अलग चीज़ें डिवाइड करके, अलग अलग चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके और नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना. जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग
oil, etc. are produced from the crude oil refinery industry. जो क्रूड ऑयल जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ में से, वो क्रूड ऑयल ही होता है, वो एक ही ऑयल होता है, लेकिन उसको एनालाइज करके उसको और ज़्यादा रिफाइन करके हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये इंडस्ट्रीज को हम बोलेंगे एनालिटिक इंडस्ट्रीज, एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज पुट टुगेदर वेरियस इंग्रेडिएंट्स एंड मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में वो होता है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती है और उन सब में से कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि सोप इज प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग पोटेशियम कार्बोनेट एंड वेजिटेबल ऑयल। जो सोप बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, एक है पोटेशियम कार्बोनेट और दूसरा है वेजिटेबल ऑयल। ये दोनों चीज़ों को वो लेती है और दोनों को कलेक्ट करके, दोनों का यूज़ करके सोप प्रोड्यूस करती है। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलेंगे सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। Similarly, cement is produced by using limestone, coal and other chemicals. Next है processing industries. Processing industries are those in which raw materials are processed through successive stages to get the final products. Processing industries में वो होता है जिसमें raw materials कई सारे stages में जाते हैं, कई सारे stages को पार करते हैं और उसके बाद एक चीज़, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। टेक्सटाइल, शुगर एंड पेपर आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जो पेपर है वो एवं नहीं बन जाता कि डायरेक्ट कुछ आया, उसका रॉ मटेरियल, उसको एक मशीन में प्रोसेस किया और पेपर आ गया। वो पेपर को बनने के लिए कई सारे स्टेज होते हैं, कई सारे प्रोसेसिंग होते हैं जिसमें उसको पास होना होता है, उसके बाद पेपर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज पुट टुगेदर वेरियस manufacture products and make a product as in the case of cars, scooter, bicycle, radio, television. Assembling industries में वो होता है जो अलग अलग प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है उसको साथ में लाके उसको जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि कार बनाने तो हम जो व्हील, जो टायर मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री होती है उसके पास हम व्हील लेंगे, फिर मेटल एंड बहुत कुछ जिसको मिक्स करके हम एक कार प्रोड्यूस करते हैं। कार के अंदर हम टायर फिट करेंगे और उसके बाद हमारा कार प्रोड्यूस होगा। वैसे टायर की जैसे अलग अलग चीज़ें होती है जो कार में होती है, जो कार कंपनी जो होती है वही प्रोड्यूस नहीं करती, और सारी कंपनीज प्रोड्यूस करती है जिसके पास से हमें लेना होता है और सबको असेंबल करते हैं हम साथ, उसके बाद कार प्रोड्यूस होती है। उस ऐसे इंडस्ट्रीज को हम बोलेंगे असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी। प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है, पहली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में दो तरह की होती है इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। और टेरिटरी इंडस्ट्रीज में होती है 6 तरह की सर्विसेज। टेरिटरी इंडस्ट्रीज में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ना कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें सर्विसेज होती है। सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेटिंग, एडवर्टाइजिंग। 1.7 कॉमर्स। All goods and services produced are to be made available by those who need them. जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसको हम रख के तो नहीं रख सकते, हमें उसको अवेलेबल करना होता है उन लोगों को जिनको अभी उसकी ज़रूरत हो। This involves a number of additional activities. For example, when somebody produces bread, he has to make it available at convenient location at right time. इसको हमें एक राइट प्लेस पे उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। जैसे कि इफ़ किसी ने या मैंने ब्रेड प्रोडक्शन है, मैं ब्रेड प्रोड्यूस करती हूँ, तो ही हैज़ टू मेक इट अवेलेबल एट कन्वीनियंट लोकेशन एट राइट टाइम। मेरे को वो ब्रेड कन्वीनियंट लोकेशन, एक लोकेशन को उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा सही समय पर। दिस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। अगर मैंने ब्रेड प्रोड्यूस करी है वो कैसी है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना कि ऐसी कोई ब्रेड है भी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का मतलब जो ब्रेड है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सो ऑन, वो प्रोडक्ट को सेल करना और बहुत कुछ। ऑल दिस एक्टिविटीज टेकन टुगेदर नोन एज कॉमर्स। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज all goods and services produced are to be made available by those who need them. This involves a number of additional activities. For example, when somebody produces bread,
He has to make it available at convenient location at right time. This involves like making people aware about the product, storing the product at right places, arranging retail outlets, packaging the product, transportation of the product, selling the product, and so on. All these activities taken together are known as commerce. Like making people aware of the product, storing the product. हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया वो प्रोडक्ट को, लेकिन उसको सही जगह पे स्टोर करना, अरेंजिंग रिटेल आउटलेट्स. जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो जो बल्क में प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे सेल करेंगे, उसके लिए उसको रिटेल आउटलेट्स खड़ी करना, पैकेजिंग द प्रोडक्ट का पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सो ऑन. ये सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे कॉमर्स. It provides the necessary link between producers and consumers of goods and services and facilitates the purchase and sale of goods and services. कॉमर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक होती है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में. कॉमर्स में ये सारी एक्टिविटीज आती है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एक्सेट्रा. वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक होती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की, जो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को और स्मूथ और फैसिलिटेट कर देता है, ईजी गोइंग कर देता है. In fact, it performs all functions that are essential for maintaining a smooth and uninterrupted flow of goods and services to the customers. Thus, commerce में आता है buying and selling of goods and services. गुड्स और सर्विस को खरीदना और उसको बेचना मैन्युफैक्चरर्स के पास से. Activities essential for the smooth and uninterrupted flow of goods and services from the point of production to the point of consumer. वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना जो प्रोडक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जो प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर के पास ले जाने वाली जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करना, और वो जो काम है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को उसको और स्मूथ गोइंग बनाना, अनइंटरप्टेड बनाना. The first activity, that is purchase and sale of goods and services, is termed as trade. जो पहली एक्टिविटी है, जो परचेज और सेल करने की जो एक्टिविटी है, हम उसको बोलेंगे ट्रेड. और सेकेंड एक्टिविटी है द एक्टिविटीज दैट एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स टू कस्टमर आर नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड. जो पहले हम जो मैन्युफैक्चरर के पास से जो खरीदते हैं और बेचते हैं उसको हम ट्रेड बोलेंगे, और वो खरीदने और बेचने के बीच में जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हम उसको बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड. वो सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर तक पहुंचाने के जो गुड्स होते हैं उसको और इजी गोइंग कराती है. Commerce is classified as trade and auxiliaries to trade. 1.7.1 Trade. Trade is an integral part of commerce. It is simply refers to sale, transfer और exchange of goods and services. जो trade होता है वो बहुत easy है, जो बहुत उसको हम basic ऐसे समझेंगे कि वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको हम ट्रेड बोलेंगे, उसको ट्रेडिंग करना बोलेंगे. It helps in making goods and services available to ultimate consumers. ट्रेड करने से हम राइट टाइम पर कंज्यूमर तक हम प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस है उसको हम पहुंचा सकते हैं. The manufacturer of goods who produce in bulk or large quantity generally find it very difficult to sell those goods directly to the consumers. जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो बल्क में प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, उनको बहुत डिफिकल्ट होता है जो कंज्यूमर्स होते हैं वहाँ उन तक पहुँचाने का गुड्स को. इसीलिए the reason may be distance of the consumer from the place of manufacturing the quantity of the product. रीज़न भी बहुत है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हम सिटी के सेंटर में उसको नहीं रख सकते, हम सिटी के उसके बॉर्डर पे रखते हैं जिससे सिटी के अंदर कुछ अफेक्ट ना हो, इसीलिए हम उसको बॉर्डर पे रखते हैं. तो वहाँ से लेकर यहाँ पे सिटी के अंदर लोगों तक वो प्रोडक्ट्स को पहुँचाना बहुत डिफिकल्ट होता है. What at one point of time the problem of payment and so on. Hence, they utilize the services of some firms or individuals who buy goods from the manufacturer and sell it to the consumers. इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ऐसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं जो बल्क में सामान खरीदते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स के पास से प्रोडक्ट खरीदते हैं और कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं. For example, the local grocery shop owner sells grocery items to the consumers after buying it from the manufacturers.
जैसे कि जो ग्रोसरी शॉप ओनर है वो मैन्युफैक्चरर के पास से सारी चीज़ें खरीदेगा और कंज्यूमर तक पहुंचाएगा और उनको बेचेगा। वैसे ही समटाइम्स ही बाइज फ्रॉम होलसेल हु बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल इट टू हिम। वैसे ही जो जैसे मैन्युफैक्चरर्स बल्क में प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही होलसेलर्स होते हैं जो बल्क में खरीदते हैं और रिटेलर्स के पास जाके बेचते हैं। It may be noted that the wholesaler as well as the grocery shop owners are said to be engaged in trading. दोनों होलसेलर और रिटेलर दोनों हम उनको कहेंगे कि वो ट्रेड में इन्वॉल्व है, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। Thus the feature of trade can be summed up as follows. Features of trade are: it involves actual buying and selling of goods. Trade involve करता है buying and selling of goods. It refers to procuring goods from one place or person to sell it to another place or person at another place. It refers to procuring goods from one person to sell it to another person or at another place. और वो ट्रेड और एक और चीज़ रिफर करता है जो एक इंसान एक जगह से वो खरीदेगा और दूसरी जगह दूसरे इंसान को बेचेगा। Traders are also known as middlemen, facilitate the distribution of goods. Traders middlemen भी होते हैं जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का लिंक होता है। Trading helps in equalizing demand and supply. For example, the state of Punjab may be producing plenty of rice. without much demand for it in its own state. जो पंजाब स्टेट है वो प्लेंटी ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वो स्टेट पंजाब स्टेट को तो राइस की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्टेट है जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे राइस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो डिमांड जो ट्रेडिंग है वो डिमांड और सप्लाई को इक्वल करता है, इक्वलाइज करता है। Traders buy rice from Punjab and make it available to states like Odisha and West Bengal, where there is a great demand for rice. Thus, the demand and supply ratio is maintained. On the basis of area of operation, trade can be classified as under. जो एरिया होता है उसके हिसाब से दो कैटेगरी में ट्रेड डिवाइड हुआ है, एक है इंटरनल ट्रेड एंड दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। A. Internal trade. When trade takes place within the boundaries of country, it is called internal trade. जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर होती है उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। इट मीन्स बोथ द बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विदिन द कंट्री, मतलब दोनों खरीदना और बेचना दोनों हमारी कंट्री के अंदर होगा, उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर कैन बाय वुलन गारमेंट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एट लुधियाना एंड सेल इट टू द रिटेलर्स इन दिल्ली। जैसे कि एक ट्रेडर है वो लुधियाना में से वुलन क्लॉथ्स, विंटर क्लॉथ्स खरीदेगा और दिल्ली में जाकर बेचेगा, वो ये जो एक्टिविटी है वो हमारे इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर हुई, इसलिए उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। Similarly, a trader of a village can buy goods from the wholesale market of a city for sale in the village. From these two examples, we find that internal trade can be buying from manufacturers and selling to retailers in bulk, known as wholesale trade. It can be buying from manufacturers or wholesalers and selling it to consumer, known as retail trade. होलसेल ट्रेड का मतलब वो होता है कि मैन्युफैक्चरर के पास से बल्क में खरीदना और रिटेलर्स को बेचना, उसको बोलेंगे होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड वो होता है कि जो होलसेलर्स ने बल्क में खरीदा होता है उनके पास से सामान खरीदना रिटेल में और बेचना, उसको हम बोलेंगे रिटेल ट्रेड। दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। Trade takes place between different countries is known as external trades. External trade का इजी मतलब वो होता है कि जो ट्रेड हमारी कंट्री की बाउंड्री के बाहर होता है उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। ट्रेड which takes place outside the boundaries of country is known as external trade. In other words, external trade refers to buying and selling of goods and services across national boundaries. These may take any of the following forms. Forms of country. एक्सटर्नल ट्रेड तीन तरह का हो सकता है, मतलब ट्रेड तीन तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल ट्रेड तीन तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ कंट्री। ए, एक कंट्री का नाम लेते हैं जिसका नाम है ए, परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ कंट्री बी टू बी सोल्ड इन दैट ओन कंट्री, दिस इज नोन एज इम्पोर्टेड। जैसे कि
हमारे इंडिया ने अमेरिका के पास से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे और हमारे इंडिया में ही बेचे, उसको हम बोलेंगे इम्पोर्ट ट्रेड। दूसरा है फर्म्स ऑफ कंट्री ए सेल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन देयर ओन कंट्री टू फर्म ऑफ कंट्री बी, दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब वो होता है कि जैसे इंडिया ने अमेरिका को कुछ प्रोडक्ट्स बेचे और अमेरिका ने अपनी कंट्री में उसको बेचा, तो हमने एक्सपोर्ट ट्रेड किया, हमने एक्सपोर्ट किया। इसका मतलब होता है जो हम हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री को बेचेंगे उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। तीसरा है फर्म्स ऑफ कंट्री ए परचेज गुड्स फ्रॉम फर्म्स ऑफ कंट्री बी टू बी सोल्ड टू फर्म्स ऑफ कंट्री सी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने अमेरिका के पास से प्रोडक्ट्स खरीदे और जाके चाइना को बेचे या कोई भी कंट्री को बेचे, वॉट एवर कंट्री इट इज, तो इसको बोलेंगे हम इंटरपोर्ट ट्रेड। जैसे मतलब ए बी सी एक कंट्री में से खरीद के दूसरे कंट्री में बेचना है, खुद की कंट्री में नहीं लेकिन कोई थर्ड कंट्री में बेचना। uh, 1.7.2 aids auxiliaries to trade services. To facilitate buying and selling of goods, a variety of other activities are required to be performed. जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है, जो इजीली हम बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन बाइंग और सेलिंग के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाइंग और सेलिंग को इजी प्रोसेस बनाती है, अनइंटरप्टेड बनाती है, उसको बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दिस इंक्लूड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जैसे कि होता है ट्रांसपोर्ट, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना मैन्युफैक्चरर्स के पास से कहीं और जहाँ पे वो गुड्स की ज़रूरत है उधर ट्रांसपोर्ट करना, वहाँ पे जाके गुड्स को सही जगह पे स्टोरेज करना, फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कंपनी एट चेन्नई buys goods from Delhi or imports it from Singapore, it needs to undertake most of the following activities in addition to buying and selling of goods. These activities are जैसे कि एक चेन्नई की कंपनी ने दिल्ली में से कोई प्रोडक्ट लिया या फिर इंपोर्ट किया सिंगापुर में से, तो उसको बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो करनी पड़ेगी। वो है ये सारी एक्टिविटीज मैंडेटरी है बाइंग और सेलिंग करने में। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन, कैरिंग ऑफ गुड्स फिजिकली फ्रॉम दिल्ली सिंगापुर टू चेन्नई। गुड्स को सिंगापुर या दिल्ली से लेकर चेन्नई तक पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन में बोलेंगे। ये एक्टिविटी करना जरूरी है। सिस्टमेटिक स्टोरेज ऑफ गुड्स, वंस द गुड्स आर रिसीव्ड एट चेन्नई। जब गुड्स चेन्नई पहुंच जाता है तब उसको एक सही जगह पे स्टोर करना है, ऐसे कहीं पे भी नहीं रख देना, जहाँ ऐसी जगह पे रखना जहाँ वो जो प्रोडक्ट है वो बिगड़े ना, उसको डैमेज ना। इसको बोलेंगे वेयर हाउसेस, वेयर हाउसिंग। अरेंजिंग मनी एंड मेकिंग पेमेंट टू द सेलर थ्रू बैंक्स एंड अदर सोर्सेज कॉल्ड बैंकिंग। अब चेन्नई ने कोई और जगह से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, माल खरीदे, तो उसको ऑब्वियसली पेमेंट तो करनी पड़ेगी, फ्री में तो नहीं होगा, तो पेमेंट करेगा बैंक से और भी कई सारे रिसोर्सेज है उससे, तो उसको हम बोलेंगे बैंकिंग। कवरिंग रिस्क ऑफ डैमेज, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम दिल्ली सिंगापुर और व्हाइल इट इज इन स्टोर। हमने जब ट्रांसपोर्ट किया तब कुछ एक्सीडेंट हो गया या चोरी हो गया या कुछ हो गया, तो उसका जो लॉस हुआ उसको कवर करने के लिए हम वो सारे जो प्रोडक्ट है, वो सारे जो गुड्स है, उसका इंश्योरेंस करेंगे, उसका जो लॉस है वो रिकवर करने के लिए उसका इंश्योरेंस करेंगे, उसको बोलेंगे इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस का मतलब वो होता है जैसे कि वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उसकी जो प्राइस होगी, उसके जो मनी जितने का लॉस हुआ वो हमें वापस रिकवर हो जाए, वो वापस हमें मिल जाए। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी ये हो सकता है, स्टोरेज जब करें तभी भी प्रोडक्ट्स बिगड़ सकते हैं तब। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद ईच अदर थ्रू पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। चेन्नई वाली कंपनी ने दिल्ली को पूछा कि कहाँ तक पहुँचे, कितने बजे आएंगे, ये सब कम्युनिकेट, ये सब बातें करने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो सर्विस प्रोवाइडेड होती है, वो होती है कम्युनिकेशन। Advertising. In today's competitive market, it is not possible for a businessman to sit and wait for customer after investing heavily in business. An
आजकल जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिजनेसमैन, कोई मैन्युफैक्चर गुड प्रोड्यूस करके बैठा रहे और वेट करे कि कंज्यूमर आएगा अपने आप और खरीदेगा। ऐसा नहीं कर सकता। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट, अ प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोवाइड फुल नॉलेज ऑफ हिज प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर को जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है उसके प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। एडवर्टाइजिंग डज दिस प्रॉपर्ली। एडवर्टाइजिंग जो प्रोसेस, जो एडवर्टाइजिंग है, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर्ली करता है। एडवर्टाइजमेंट एनहेंसेस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज द कस्टमर टेक्स डिसीजन अबाउट द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजिंग है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के पास पहुंचाता है। उससे कंज्यूमर्स और कस्टमर्स अट्रैक्ट भी होते हैं और उनको सही नॉलेज भी मिलता है प्रोडक्ट के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कस्टमर्स डिसाइड करते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं। इन दिस वे एडवर्टाइजमेंट एनहेंसेस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स एंड एलिमिनेट्स द हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। All the above activities help in facilitating the trading activities or providing support to the trading activities. That is why these are called auxiliaries to trade. ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हम जब परफॉर्म करते हैं तब जब प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचते हैं, उसके बीच का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी और अनइंटरप्टेड बनाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। So auxiliaries to trade refer to those activities that facilitate trade. These activities not only facilitate the trading activities but also provide the necessary support to the entire business in its successful functioning. Hence, these are called support services of business. ये सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ये सारी सर्विसेज सिर्फ इजी गोइंग नहीं बनाती प्रोसेस को, लेकिन ये बिजनेस यूनिट को, इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करती है। Therefore, हम उसको सपोर्ट सर्विसेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। In the next lesson, we shall discuss about all the support services of business in detail. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का इजी फ्लो चार्ट के थ्रू इजी क्लासिफिकेशन, जिससे सब अच्छे से याद रहना है। कॉमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में भी दो कैटेगरी है, एक इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आता है होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आता है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग।